हेलो एंड वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज हम जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी जीन इंटरैक्शन के बारे में, जिसमें हमने ये बात की थी कि दो अलग अलग जीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक नोबल फिनोटाइप देते हैं, राइट। वहाँ पर क्या था कि दो अलग अलग जीन्स के अलील्स मतलब नॉन अलीलिक इंटरैक्शन होता है ना। तो यहाँ पर भी हम एक तरीके से जीन इंटरैक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों? यहाँ पर देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब जो इनहेरिटेंस हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उस ड्यूरेशन में दो अलग अलग जीन्स, पॉलीजीन्स इंटरैक्ट करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें ह्यूमंस में, अगर आप अपना एग्जांपल लो, है ना, तो आपकी हाइट या आपकी स्किन कलर जो कंट्रोल होती है वो मोर देन वन जीन से कंट्रोल होती है ना। इन ह्यूमंस मैनी ट्रेट्स सच एज हाइट्स और यू कैन से स्किन कलर और यू कैन से आई कलर आर कंट्रोल्ड बाय मैनी डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स, है ना, राइट। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल डिफरेंट अलीलिक पेयर्स हैव अ सिमिलर एंड एडिटिव इफेक्ट ऑन अ गिवन ट्रेट। देखो, ये भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, आपको अलग अलग होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये है अलील पेयर नंबर 1, ओके, ये है अलील पेयर नंबर 2 एंड दिस इज द अलील पेयर नंबर 3, राइट। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, राइट। यहाँ पर आपको ये जो ए बी और सी दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग जीन्स हैं, ओके। तो एक हो गया जीन ए, एक हो गया जीन बी एंड द थर्ड इज जीन सी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जीन्स हैं ये अलग अलग होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं, अलग अलग लोकस पर लोकेटेड हैं, लेकिन ये तीनों जीन्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स हैं ये भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। जीन बी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जीन सी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस पूरे लेक्चर में हम कलर का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, स्किन के कलर का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान के चलिएगा आप कि ये जो जीन ए है, जीन बी है और जीन सी है, ये तीनों ही मेलेनिन एक पिगमेंट होता है ना। मेलेनिन पिगमेंट जो कि आपके स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जीन ए भी मेलेनिन के पिगमेंट को एनकोड करता है, जीन बी और जीन सी, मतलब जीन बी और जीन सी तीनों ही मेलेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अब ये तीनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपके स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि एक होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है? फादर से, एंड द अनदर क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम मदर, है ना। वैसे ही सेम इधर भी होगा, ये फादर से और ये मदर से और ये फादर से, एंड दिस विल कम फ्रॉम द मदर, राइट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे मेरे जेनेटिक्स के सीरीज को, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो अलील है ये या तो कैपिटल ए हो सकता है या तो स्मॉल ए हो सकता है। क्यों? जब आप पीछे के लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आपको अपने आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पर कैपिटल ए आ सकता है या स्मॉल ए आ सकता है, डिपेंड करता है कि ये फादर से जो क्रोमोसोम आया है, फादर से कौन सा क्रोमोसोम आया है, उस क्रोमोसोम पर यहाँ पर कैपिटल ए था या स्मॉल ए था। तो यहाँ पर दोनों के ही होने के 50-50% चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस अच्छे से किया है, तो आप उनको जाकर जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। वैसे ही यहाँ पर कैपिटल बी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है, यहाँ पर भी कैपिटल बी या स्मॉल भी हो सकता है, और सिमिलरली हेयर ऑल्सो द कैपिटल सी और स्मॉल सी कैन प्रेजेंट, राइट। अब
ये जीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो इसको हम आगे समझेंगे, राइट। यहाँ देखो, अब जो कैपिटल लेटर्स हैं, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, सॉरी, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स कौन कौन से, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गए। सो दे रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जीन्स, है ना। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, है ना। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट alleles हैं, ओके, राइट। एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, दीज आर रिसेसिव alleles, राइट। ये आपको पता है। यहां पर मैं बोल रहा हूं इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, राइट। इनकम्प्लीटली डोमिनेंट का मतलब आपको पता है, राइट, कि ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता, ओके। तो अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंट अच्छे से समझना है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर जिसमें हमने मेंडल्स के लॉज के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर जाकर आप इसको समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जीन्स को या एलील्स को बोल सकते हो, और इनको आप बोलोगे कंट्रीब्यूटिंग जीन्स, है ना। कंट्रीब्यूटिंग जीन्स का मतलब कि ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलेनिन पिगमेंट फॉर्मेशन, ओके। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको आगे चलते चलते क्लियर हो जाएंगी। अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करें तो दे रिप्रेजेंट रिसेसिव जीन्स या रिसेसिव अलील्स बोल सकते हो, और दे आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स, मतलब कि इनका मेलेनिन फॉर्मेशन में, मेलेनिन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता। जहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होते हैं, ये रोल प्ले नहीं करते मेलेनिन के सिंथेसिस में। कौन करता है, सिर्फ कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, राइट। अब देखो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, हम अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का, ये मेलेनिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सबसे पहला पॉइंट जो है कि मोर देन वन जीन कैन कंट्रोल वन ट्रेट, है ना, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, जीन ए, जीन बी और जीन सी, ये अलग अलग 3 जीन्स हैं, लेकिन ये एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मेलेनिन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये है मोर देन वन जीन कैन कंट्रोल वन ट्रेट, राइट। अब क्या होता है कि तीनों जीन मिलकर एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम मेलेनिन की बात कर रहे हैं, स्किन के कलर की बात कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है, इस प्रिंसिपल को बोला जाता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट, या बोल सकते हो एडिटिव इफेक्ट, है ना। क्यों, क्योंकि तीनों ही जीन्स के एडिशन से मेलेनिन का फॉर्मेशन होता है, ओके। सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एलील्स आर सीन इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी को, इनको बोला जा रहा है कंट्रीब्यूटिंग जीन्स। क्यों, क्योंकि दे फॉर्म मेलेनिन पिगमेंट, एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स, राइट। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, ओके। तो द पार्टिसिपेटिंग जीन्स आर ईदर कंट्रीब्यूटिंग और नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। यहाँ से नेक्स्ट प्रोजनी में कैपिटल ए जाएगा या स्मॉल ए जाएगा, यहाँ से कैपिटल ए वाला जाएगा या स्मॉल ए वाला जाएगा, सिमिलरली यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन जाएगा और यहाँ से। तो इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि नेक्स्ट प्रोजनी में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके स्किन का कलर कैसा होगा। ये हम समझेंगे क्रॉस की हेल्प से आगे, राइट। अब देखो,
तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है ना, इसमें आपको एक बेल शेप कर्व देखने को मिलता है। अब वो बेल शेप कर्व कैसे आएगा ये हम समझेंगे क्रॉस के हेल्प से, और इस क्रॉस में आपको बहुत हद तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो कि हमने क्या बोला था कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर कंट्रीब्यूटिंग जीन्स, मतलब ये मेलेनिन बनाते हैं, है ना, दे फॉर्म मेलेनिन पिगमेंट, एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स, ये मेलेनिन फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब मान के चलो कि जैसे अगर एक अलील प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, मतलब अगर एक कैपिटल ए प्रेजेंट है तो ये बना रहा है 1 यूनिट ऑफ मेलेनिन, और 1 यूनिट ऑफ मेलेनिन को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड कलर के सर्कल से, राइट। वैसे ही अगर कैपिटल बी प्रेजेंट होगा तो इट विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 यूनिट ऑफ मेलेनिन, और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, रेड सर्कल से, राइट। समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ या अगर स्मॉल ए हुआ या स्मॉल बी हुआ तो ये मेलेनिन नहीं बनाएंगे, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। तो इसको ध्यान रखना, आगे जब क्रॉस करेंगे तब वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो कि ये बेल शेप कर्व बनता कैसे है। तो चलो मान लो कि एक पेरेंट्स लेते हैं जिसका जीनोटाइप, एक पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ओके। यहाँ पर दूसरे पेरेंट का है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि एक कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल होगा एक मेलेनिन पिगमेंट के लिए, समझ रहे हो, एक कैपिटल बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा एक मेलेनिन के पिगमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखो कितने कैपिटल हैं, 2, तो यहाँ पर 2 मेलेनिन के पिगमेंट हो गए। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो कि किस तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन्स इंटरैक्ट करके एक ट्रेट को गवर्न करते हैं, ओके। और यहाँ पर कैपिटल बी भी 2 है तो 2 मेलेनिन के पिगमेंट हो गए। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा मेलेनिन होता है बॉडी में उतना ज़्यादा बॉडी का कलर डार्क होता है, राइट। तो अब जब आप इस पेरेंट से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर सारे ही एलील्स कैसे हैं, स्मॉल हैं, ये रिसेसिव हैं, इट मीन्स दे आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। तो जब याद रखना कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंस और रिसेसिव का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग और नॉन कंट्रीब्यूटिंग का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग कौन से होते हैं, कैपिटल लेटर्स, जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में डोमिनेंट एलील्स बोलते थे, यहाँ पर हम कंट्रीब्यूटिंग एलील्स बोलते हैं या कंट्रीब्यूटिंग जीन्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो एक भी कैपिटल लेटर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर एक भी मेलेनिन का पिगमेंट नहीं होगा। तो ये जो पेरेंट है, इस पेरेंट का जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, दिस पेरेंट विल बी एक्सट्रीमली डार्क इन कलर, इसकी बॉडी का कलर डार्क होगा और इसकी बॉडी का कलर होगा एक्सट्रीमली लाइट इन कलर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे समझते हैं कि क्या कैसे होगा। तो इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस। तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ से गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स इस तरीके से बनते हैं, आपको पता है, यहाँ से गैमेट ये आएगा, ओके, और यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा। इसके बाद ये गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे और जो F1 में जितने भी इंडिविजुअल होंगे उन सब का जीनोटाइप होगा कैसा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पर देखो कि इसमें कैपिटल ए एक कैपिटल ए है तो यहाँ पर एक मेलेनिन का पिगमेंट यहाँ से आ गया, और एक कैपिटल बी है तो एक मेलेनिन का पिगमेंट यहाँ से आ गया। जब आप इस पेरेंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 4 मेलेनिन के पिगमेंट थे। ये कैसा था, एक्सट्रीमली डार्क पेरेंट, और ये कैसा था, एक्सट्रीमली लाइट पेरेंट। लेकिन ये क्या है, इंटरमीडिएट है दोनों के बीच का इन कलर, इंटरमीडिएट इन कलर। इसका जो बॉडी का कलर है वो ना तो एक्सट्रीमली डार्क होगा ना तो एक्सट्रीमली लाइट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कैपिटल लेटर्स प्रेजेंट हैं, या आप बोल सकते हो 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील्स प्रेजेंट हैं, राइट। अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इस F1 प्रोजेनी की कराएंगे सेल्फिंग। तो जब हम इसके सेल्फिंग कराएंगे तो आपको पता है हम क्या कराएंगे, 2 F1 इंडिविजुअल के बीच में आपस में सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं, राइट। तो जब हम
इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं तो आपको पता है कि इनका रिजल्ट किस तरीके से आता है, तो वो आता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये लिखने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका रेशियो कैसे लिखते हैं ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। 1:1, 2:4, 1:1। अब यहाँ पर जो हमें सीखना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि ये किस तरीके से दो जीन आपस में इंटरेक्ट करके मेलेनिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो चारों जो अलील्स हैं वो कैसे हैं, कंट्रीब्यूटिंग है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो यहाँ पर 4 मेलेनिन पिगमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। वैसे ही जब आगे आप देखोगे तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 मेलेनिन पिगमेंट, यहाँ पर 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील्स है तो यहाँ पर 2 मेलेनिन पिगमेंट, राइट। तो इस तरीके से आप नीचे तक देख सकते हो। यहाँ पर जब आप देखोगे इसको तो यहाँ पर एक भी मेलेनिन पिगमेंट नहीं है, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भी कंट्रीब्यूटिंग अलील प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये क्या है, 1:1, 2:4, 1:1, ये क्या है, एक तरीके से जीनोटिपिक रेशियो है ना। ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो, राइट। मतलब कि जिन इंडिविजुअल में 4 मेलेनिन पिगमेंट है वो कितने हैं टोटल, 1। मतलब मान लो 16 प्रोजनी आई है, 16 प्रोजनी अगर आई है F2 जनरेशन में, उसमें से एक प्रोजनी ही ऐसी है जिसमें 4 मेलेनिन पिगमेंट है, ओनली 1 प्रोजनी। और जिसमें 3 मेलेनिन के पिगमेंट है, ऐसी कितनी प्रोजनी है, तो 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा इसका, और बेल शेप कर्व की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जहाँ पर चारों ही कंट्रीब्यूटिंग एलील्स प्रेजेंट होंगी, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, तो उस इंडिविजुअल का कलर कैसा होगा, डार्केस्ट कलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो मेलेनिन पिगमेंट्स भी कितने सारे प्रेजेंट होंगे, 4 होंगे। लेकिन जहाँ पर all 4 alleles are non-contributing, then the skin color of the individual will be lightest in nature, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं इसके आगे कि बेल शेप कर्व कैसे बनेगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि अभी हमने इसकी बात की थी कि ये क्या है, एक तरीके से जीनोटिपिक रेशियो है ना। जीनोटिपिक रेशियो मतलब ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप का सिर्फ एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट है। ये जो जीनोटाइप है इसका सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल प्रेजेंट है, राइट। इस जीनोटाइप के 2 ही इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर आप बात करो फिनोटाइप की, तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो ये वाला इंडिविजुअल और ये वाला इंडिविजुअल एक जैसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही 3 मेलेनिन पिगमेंट हैं। तो 4 इंडिविजुअल ऐसे होंगे, ये 2 और ये 2, जो सेम तरीके से दिखेंगे। तो 4 इंडिविजुअल ऐसे होंगे 16 में से जो एक कलर के होंगे, राइट। तो अब आपको मैं फिनोटिपिक रेशियो दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1:4:6:4:1। कैसे? देखो ये 1 क्या है, सबसे पहले 1 को समझो। तो देखो ये 1 जो है ये 1 तो वो है जिसमें 4 मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ऐसा एक ही इंडिविजुअल है सिर्फ, ये देखो ध्यान से, जिसमें 4 मेलेनिन पिगमेंट है, समझ रहे हो। तो ये 1 हो गया। दूसरा 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक भी मेलेनिन का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये समझ में आया। अब 4 कहाँ से आया, जिसमें सिर्फ एक मेलेनिन पिगमेंट है। तो देखो 2 इंडिविजुअल तो यहाँ पर हैं जिसमें सिर्फ एक मेलेनिन पिगमेंट है, और 2 इंडिविजुअल यहाँ पर हैं जिसमें सिर्फ एक मेलेनिन का पिगमेंट है, राइट। इसके बाद देखो, चलो अलग कलर से देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद अगर हम इस वाले 4 की बात करें तो ये कौन से 4 है जिसमें 3 मेलेनिन पिगमेंट है। 2 तो इंडिविजुअल यहाँ हो गए और 2 इंडिविजुअल आपके यहाँ हो गए, राइट।
इसके बाद ये 6 की बात करते हैं, तो 6 की अगर हम बात करें, इस 6 की, तो देखो जिसमें दो इंडिविजुअल प्रेजेंट, दो मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो दो, ये रहा 1, 1 और 4, 5 प्लस 1, 6। तो ये अलग अलग फिनोटिपिक क्लास हैं, राइट। तो रेशियो क्या है, 1 4 6 4 1, मतलब देर आर 5 फिनोटिपिक क्लास, मतलब 5 तरह के इंडिविजुअल्स हैं, मतलब 5 तरीके के इंडिविजुअल्स हैं, मतलब 5 कलर, अलग अलग कलर के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे F2 जनरेशन में, जिसमें आपको 5 शेड्स नज़र आएंगे देखने को। एक तरीके से जो कलर का जो शेड है वो 5 टाइप्स का शेड होगा, राइट। अब ये बेल शेप कैसे बनेगा, तो वो समझो यहाँ पर कि बेल शेप कैसे बनेगा। तो यहाँ देखो कि हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, तो 1 के लिए आप देखो ऐसा, 4 के लिए मैंने कंपेयर करने के लिए यहाँ पर 4 मेलेनिन पिगमेंट को 4 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर 6 मेलेनिन पिगमेंट को 6 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया है, फिर वापस 4 मेलेनिन पिगमेंट को 4 से रिप्रेजेंट किया और 1 को 1 से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, और जब बेल शेप बनाओगे तो ये बेल शेप इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है उसमें आपको एक बेल शेप कर्व दिखाई देता है, राइट। अब यहाँ पर आगे चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख रहे होगे एक्सट्रीम डार्क और एक्सट्रीम लाइट, ओके। तो जो बोथ द एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम्स का मतलब वो होता है कि जिनका नंबर बहुत ही कम है, वो कौन से हैं, या तो जिनमें बहुत ज़्यादा मेलेनिन है, या तो जिनमें एक भी मेलेनिन नहीं है, राइट। तो ऐसे सिर्फ एक एक इंडिविजुअल ही प्रेजेंट है, सो दे आर नोन एज एक्सट्रीम फिनोटाइप्स या एक्सट्रीम फिनोटिपिक क्लास, ओके। तो ये देखो, ये रिजेंबल करते हैं पेरेंट्स से। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो याद करो, सबसे पहले वाले जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले पेरेंट्स इनसे रिजेंबल करेंगे, ओके। ये पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। तो क्या हो, इसका कंसेप्ट आप समझो कि जब पेरेंट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉसिंग होती है ना, तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोजनी आती है, वहाँ पर वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रिजेम्बलेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। पेरेंट्स के बिल्कुल हूबहू ऑफस्प्रिंग बहुत कम होते हैं। बहुत एक्सट्रीम केस में ऐसा होता है कि बिल्कुल पापा के जैसा ही उसका बेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि फादर और सन के बीच में एक डिफरेंस होता है ना, सिमिलैरिटी नहीं होती देखने में। मतलब ऐसा अपीयरेंस अगर देखो तो फादर जैसा दिखता है, लेकिन वेरिएशन होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो अलग अलग शेड के ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल पेरेंट्स के जैसा अपीयर हो, ऐसा बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होंगे। तो यहाँ पर वही इसको डिनोट कर रहा है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ऐसा आने के चांसेस हैं, वो या तो बिल्कुल डार्क हो अपने पेरेंट की तरह, और एक ऐसा इंडिविजुअल आ सकता है जो कि बिल्कुल लाइट हो अपने पेरेंट की तरह। तो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ओके। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईच जीन हैज़ एन एडिटिव इफेक्ट ऑन स्किन कलर, है ना। इसके बाद मोर नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, इट मीन्स मोर डार्कर द स्किन विल बी, राइट। यहाँ पर आपको इसका मतलब समझ में आ ही गया है। अगर सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील्स होंगे तो डार्केस्ट होगा कलर, और सारे के सारे अगर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील्स होंगे तो स्किन विल बी लाइटेस्ट इन कलर, राइट। अब अगर हम बात करें मेंडेलियन जेनेटिक्स की, तो वहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो कैसा आता था, आप याद करो। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते थे, मतलब दो जीन्स को कंसिडर करते थे, तो वहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो आता था 9:3:3:1, है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखना
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हो, मतलब दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन कराते हो और इनहेरिटेंस देखते हो, तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो आता है 1:4:6:4:1। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के रेशियो में, फिनोटिपिक रेशियो में, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फिनोटिपिक रेशियो में, है ना। मेंडेलियन जेनेटिक्स में दो जीन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब वहाँ पर क्या होता है कि एक ही जीन में दो अलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये मेंडल ने बताया था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि तो जीन्स भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं जीन इंटरेक्शन में, वही हम पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो जो सबसे पहला जो है वो है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स को। मेंडेलियन जेनेटिक्स को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हम मेंडल ने क्वालिटी को देखकर एनालिसिस किया था, ऑब्जर्वेशन अपना किया था कि वो दिखने में कैसा है, टॉल है या शॉर्ट है, राइट। तो इसलिए उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटी को देखकर इनहेरिटेंस को स्टडी किया था मेंडल ने। लेकिन यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ने क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मतलब कि जब दो जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कितने अलग अलग क्वांटिटी के फिनोटाइप्स यहाँ पर मिलते हैं, है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको अलग अलग शेड्स के, अलग अलग कलर शेड के इंडिविजुअल मिले, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स आर सीन, डिसकंटिन्यूस और यहाँ पर है कंटिन्यूस। इसका मतलब समझो, मेंडल ने बताया था कि उन्होंने सिर्फ दो कैरेक्टर्स बताए थे कि प्लांट या तो टॉल होगा, प्लांट या तो टॉल होगा, प्लांट या तो ड्वार्फ होगा, ये बताया था मेंडल ने। लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट में आप देखते हो, मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप क्या देखते हो कि जो इंडिविजुअल्स हैं इसमें कंटिन्यूस ट्रेट दिखता है आपको। मतलब जैसा आपने बेल शेप में देखा, कुछ छोटे होंगे, कुछ उससे बड़े होंगे, कुछ और बड़े होंगे, है ना, इस तरीके से ऐसा। और फिर आप इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, बेल शेप आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पर जो ट्रेट है वो कंटिन्यूस है ना, मतलब एक सीरीज में है कि कुछ लोग बहुत छोटे हैं, कुछ उनसे थोड़े बड़े हैं हाइट में, कुछ और बड़े हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लंबे हैं। या अगर कलर की बात करो तो कुछ बहुत लाइट कलर के हैं, कुछ उतने ज़्यादा डार्कर हैं, फिर डार्कर है और डार्केस्ट है। तो एक कंटिन्यूस ट्रेट दिखाई देता है। लेकिन जो मेंडल की अगर हम बात करें, मेंडेलियन जेनेटिक्स की, तो वहाँ पर आपको टू डिस्क्रीट ट्रेट्स की बात हमेशा वहाँ पर की गई है। या तो टॉल होगा, या तो टॉल होगा, या तो ड्वार्फ होगा, या तो रेड होगा या तो वाइट होगा, ऐसा। तो ये है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स आर सीन एंड इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंटिन्यूस ट्रेट्स आर सीन, राइट। थर्ड जो डिफरेंस है इसमें ये कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसमें ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि जो इनहेरिटेंस इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। सो इन मेंडेलियन जेनेटिक्स द ट्रेट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो ट्रेट्स होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्किन के कलर पर, हमारी बॉडी की हाइट पर, उसकी वजह से ही अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये था थर्ड डिफरेंस। इसके बाद हमने यहाँ पर ये बात भी कर ली कि टू डिस्क्रीट ट्रेट्स, वही टॉल और ड्वार्फ, और यहाँ पर मैनी डिस्क्रीट ट्रेट्स, मतलब एक सीरीज ऑफ ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर कंसेप्ट था डोमिनेंस और रिसेसिव का। अलील्स डोमिनेंस होंगे या डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स का। जीन्स किसी फिनोटाइपिक ट्रेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। अब लास्ट में अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻n। आपको मैंने अच्छे से लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे वहाँ पर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आप निकाल सकते हो, लेक्चर नंबर 5 में, ओके।
और यहाँ पर जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन। तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 5 देखना होगा, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस हमने किया है कि फिनोटाइप्स कैसे निकालते हैं, जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में। ओके, अगर हम बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालने का वो होता है 2n+1, और यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पॉलीजीन्स या नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग जीन्स, कितने अलग अलग जीन्स हैं। ओके, तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन द मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कैसे निकालते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में। इसका फॉर्मूला है 2n, n is the number of heterozygotic condition, and in polygenic inheritance we calculate the number of phenotypes by the formula 2n+1, और इसका n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स, राइट। अब चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, इफ देयर आर 3 जीन्स इन्वॉल्व्ड फॉर कंट्रोलिंग ए ट्रेट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स कितने हैं, 3। ओके, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर ध्यान देना, क्वांटिटेटिव बोला है। अगर क्वालिटेटिव बोला होता है इसका मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे होते, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n, लेकिन यहाँ पर है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सो दैट वी विल यूज द फॉर्मूला 2n+1, ओके, एंड विल पुट द वैल्यू ऑफ n हेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, क्या है वैल्यू n की, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3+1, तो इसका आंसर क्या हुआ, 6+1, सो आंसर विल बी 7। तो यहाँ पर कितने फिनोटाइप्स आपको दिखाई देंगे, 7 फिनोटाइप्स। ओके, तो इस तरीके से आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए प्लांट विद जीनोटाइप a b एंड ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर is crossed with a plant of genotype A, B and height of 60 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्रॉस, इसके बीच में क्रॉस कराया है, मतलब स्मॉल b, इसकी हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और इसको क्रॉस कराया है कैपिटल B वाले जीनोटाइप के प्लांट से, और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ओके, इफ ईच डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट टू हाइट additively then what is the expected height of F1 progeny। तो ये हो गया आपका पेरेंट, F1 progeny पहले, उससे पहले गैमिट बनेंगे। तो देखो गैमिट जब बनेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कॉम्बिनेशन, स्मॉल b, और यहाँ से क्या आएगा कैपिटल B। ओके, अब देखो यहाँ से कि यहाँ पर सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, राइट। आपको थ्योरी में कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सॉल्व करने का तरीका नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, यहाँ पर 2 स्मॉल a और 2 स्मॉल b है, तो इसकी हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर गैमेट्स में सिर्फ एक स्मॉल a स्मॉल b है, तो यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी जस्ट इसका हाफ, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिमिलरली 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे और F1 प्रोजनी आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, राइट। तो देखो 20 सेंटीमीटर कहाँ से आया, इधर से स्मॉल b से, तो यहाँ पर स्मॉल b प्रेजेंट है, और 30 सेंटीमीटर कहाँ से आ रहा है, कैपिटल A कैपिटल B से। तो दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दो, तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, राइट, बट ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर होमोजाइगस कंडीशन हो, राइट, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 40 + 60 को ऐड प्लस करके 2 से डिवाइड आप कर दो, तो आपका हो जाएगा 100 + 2 = 50 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना कि जीनोटाइप्स क्या दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ 1 out of 64 प्रोजनी
इन F2 जनरेशन की बात हो रही है, आर ईदर ऑफ टू मोस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप। F2 जनरेशन में मतलब टोटल देखो, टोटल जो प्रोजनी है इन F2 जनरेशन कितनी है, 64, राइट, ध्यान रखना इस चीज को। आर ईदर ऑफ टू मोस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप, और दो जो है मोस्ट एक्सट्रीम, टू मोस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं, टू मोस्ट ईदर मतलब दोनों में से कोई एक। आपको बताया था ना कि दोनों पेरेंट्स के मतलब ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि बिल्कुल पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करे कोई F2 जनरेशन में, और अगर आने के चांसेस होते हैं, अगर एक्सट्रीम कंडीशंस होती है तो एक जो इंडिविजुअल होता है वो एक पेरेंट से और दूसरा इंडिविजुअल दूसरे पेरेंट की तरह दिखाई देता है, अपीयर करता है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि इन 1 आउट ऑफ 64 प्रोजनी, 64 प्रोजनी में से मतलब 64 इंडिविजुअल्स में से वन आउट ऑफ 64 प्रोजनी इन F2 जनरेशन आर ईदर ऑफ टू मोस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। दो जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आते हैं, मान लीजिए या तो बिल्कुल डार्क या तो बिल्कुल लाइट, उसमें से किसी एक की बात हो रही है यहाँ पर, 1 आउट ऑफ 64, इसलिए हमने ये रेशियो लिखा है ऐसे। ओके, अब बोल रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ जीन पेयर्स इन्वॉल्व्ड इन कैरेक्टराइजिंग द फिनोटाइप। तो यहाँ पर ध्यान देखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर ये पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीन पेयर्स, ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर n। ओके, अब देखो यहाँ पर टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, 64, तो 64 है, और यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ जीन्स, तो आप इन दोनों को हमेशा ऐसे इक्वल में रख लोगे अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे आप, 1 डिवाइडेड बाई 64 इक्वल्स टू, जब आप इसको नीचे देखोगे तो 4 की पावर क्या आनी चाहिए ताकि आपको 64 आज मिल जाए, 4 की पावर 3 आनी चाहिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64, राइट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर कि n की 4 की पावर n है, यहाँ पर 4 की पावर 3 है ना, ऐसे लिख लो आप। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, 3, n की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर इसका आंसर व्हाट इज द नंबर ऑफ जीन पेयर्स इन्वॉल्व्ड इन कैरेक्टराइजिंग द फिनोटाइप, तो नंबर ऑफ जीन पेयर्स कितने होंगे, 3। यहाँ पर 3 जीन्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओके, तब आपको 64 इंडिविजुअल्स यहाँ पर मिलेंगे, राइट। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 2 वेराइटीज ऑफ मेज एवरेज इज 48 एंड 72 इंचेस ऑफ हाइट रिस्पेक्टिवली क्रॉस्ड। दो अलग अलग मेज के प्लांट लिए, एक की हाइट 48 थी, एक की हाइट 72 इंचेस थी, उनको क्रॉस कराया, राइट, यहाँ तक क्लियर है। क्रॉस कराने के बाद F1 प्रोजनी आई, द F1 प्रोजनी इज क्वाइट यूनिफॉर्म इन एवरेज हाइट दैट इज 60 इंचेस। F1 प्रोजनी में देखो एक पेरेंट था जिसकी 48 इंचेस थी हाइट और एक की 72 थी, ये पेरेंट्स थे। ये F1 में आया 60 इंचेस की हाइट आई, सारे ही प्रोजनी की, ऑल प्रोजनी की। इसके बाद आउट ऑफ, यहाँ पे आउट आएगा, आउट ऑफ 500 F2 प्लांट्स, F2 प्लांट्स में टोटल कितने प्लांट्स आए, 500। द शॉर्टेस्ट 2 आर 48 इंचेस एंड टॉलेस्ट 2 आर 72 इंचेस। अब देखो यहाँ पर शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो देखो ध्यान से, शॉर्टेस्ट 2 आर 48 इंचेस, 48 इंचेस मतलब वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह उसकी हाइट है, और टॉलेस्ट 2 दो ऐसे आए जिनकी 72 इंच हाइट थी, मतलब बिल्कुल पेरेंट की तरह। तो मतलब ये कैसे हैं, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं, समझ रहे हो। 500 में से 2 कैसे आए, शॉर्टेस्ट, ओके, और 2 कैसे आए, टॉलेस्ट, राइट। तो मतलब यहां पर क्या है कि
टू फिनोटाइप्स आर एक्सट्रीम, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबल नंबर ऑफ पॉलीजीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रेट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं टू एक्सट्रीम्स की। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करोगे आप, दो आए हैं एक्सट्रीम फिनोटाइप्स, एक शॉर्टेस्ट और एक टॉलेस्ट, है ना। तो 2/500, राइट। यहाँ पर मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 में 2 एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं, राइट। तो 2 क्या है, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स है। यहाँ पर आप, इसका मतलब ये नहीं कि 2 शॉर्टेस्ट और 2 टॉलेस्ट होते हैं, यहाँ 4 लिख दोगे। यहाँ पर एक्सट्रीम नंबर ऑफ, मतलब एक्सट्रीम फिनोटिपिक क्लास का आप यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हो। तो 2 ही तो एक्सट्रीम होंगे, एक शॉर्टेस्ट होगा और एक टॉलेस्ट होगा। अब कितने शॉर्टेस्ट हैं कितने टॉलेस्ट हैं उससे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप 2 लिखोगे, मतलब 2/500 लिखोगे। अब इसने पूछा कितने जीन्स इन्वॉल्व होंगे, तो सेम आप यहाँ पर 4n कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे, 1/250 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4n। ओके, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 को आप कितनी बार इंटू करोगे कि ये 250 के आसपास आ जाए। देखो 4 इंटू 4 64 होता है, और फिर इसको 4 से करोगे तो ये 256 के आसपास आ जाएगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू इसमें हम निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी, 1/4 तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो नंबर ऑफ जीन्स कितने होंगे, 4। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबल नंबर ऑफ पॉलीजीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रेट, 4। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा तो एडवाइस आपके लिए यही रहेगा कि जितना ज़्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तब जाके आपको जो छोटे छोटे ट्रिक्स जो छुपे हुए होते हैं और जो छोटे छोटे डिफरेंसेस छुपे होते हैं क्वेश्चंस में, आपको उनके बारे में पता चलेगा। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को आप बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो मेरी आपके लिए यही एडवाइस है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ख्याल रखो, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपकी सेफ्टी। सेफ रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।